3 दिन की राहत के बाद अब एक बार फिर से उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मौसम में परिवर्तन हो चुका है और एक बार फिर से तापमान लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार आज 1 अप्रैल है और आज दिल्ली का अधिकतम तापमान जो पिछले कई दिनों से तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा था, वो आज बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जो तापमान है वो 36 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और आप अभी भी देख सकते हैं कि जो तापमान है वो तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा रहा है कि फील्स लाइक 35 डिग्री। तो यानी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब उत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिन भीषण के गर्मी भरे हो सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। आज भले ही जो तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कल 2 और 3 अप्रैल को मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर और साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो तापमान है वो बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जानकारी दे रहे तो उसके साथ ये भी बता दें कि मौसम विभाग के जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार उनका ये कहना है कि इस बार नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया ऐसी कई जगह होंगी जहां पर जो लू है, जो ज़्यादा हीट वेव है, वो तकरीबन 6 से 10 दिन के आसपास जो है वो पड़ने की संभावना है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लू है वो 5 से 7 दिन के आसपास ही रहती है, लेकिन इस बार जो ये लू है, लू भरे दिन हैं, वो तकरीबन 10 दिन के आसपास हो सकते हैं। तो यानी भीषण गर्मी का दौर अब उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले दिनों में शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया उसके अनुसार बहुत मुमकिन है कि आज शाम से या कल से जो है वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एक्टिव होता है तो बर्फबारी होने की संभावना जताई है और अगर वहां पर बर्फबारी होती है तो थोड़ी राहत मैदानी इलाकों में पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो फिलहाल आने वाले 5 से 6 दिन जो है उत्तर भारत के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जताया है अनुमान जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है और लोगों को इसी तरीके की जो गर्मी है, धूप के तेज सपेड़े हैं वो भी पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे लोगों को गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने बड़ी खबर को लेकर के और बात करें इस वक्त के उत्तराखंड के बड़े मुद्दे को लेकर के। बीते दिन बात विकासनगर की करें तो वहाँ पर जिस तरीके से गौवंश मिलता है और उसके बाद वहाँ पर हंगामा शुरू होता है, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सनातन की आग पूरे प्रदेश के अंदर भड़क रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया कि एक बार बहस सनातन धर्म के ऊपर और सनातन धर्म को लेकर के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि वो सनातनी है या नहीं वो बात की बात है, या भाजपाई इसके ऊपर क्या कहते हैं, लेकिन बहस इसके ऊपर एक बार पूरे उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपाई उनके ऊपर आरोप आज तक लगाते हैं कि उन्होंने जुम्मे की नमाज की छुट्टी अपने कार्यकाल के दौरान दी थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी आदेश या कोई भी ऐसा पत्र नहीं दिखा पाए जिससे साबित होता हो कि उन्होंने इस तरीके की किसी छुट्टी का ऐलान किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एक और बात भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है, देवभूमि के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई। उन्होंने कहा इसके अभी कोई आदेश या कोई पत्र या कोई इस तरीके की चीज़ हो जिसमें हरीश रावत ने बात कही हो तो उसे लेकर के। उन्होंने कहा मुझे अफसोस होता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो बातें हैं उनमें आकर के फंस रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही है उसके साथ उसको पचा लेती है और उसके साथ खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता को एक बार इन सभी मुद्दों पर सोचना होगा
एक बार विचार विमर्श करना होगा और देखना होगा कि सरकार के जो लोग हैं या कहीं की जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके के मुद्दों पर बातचीत करते हैं और किस तरीके के मुद्दों के फैसले वो लेते हैं या लेने की बात करते हैं। उसका कोई सबूत अगर है तो उस पे ऊपर बात की जाए। बाकी झूठी जो अफवाहें फैलाई जा रही है उनसे बचकर उत्तराखंड को रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐतिहासिक फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या लव जिहाद को लेकर हो या लैंड जिहाद को लेकर हो। तमाम तरह के इस तरह के फैसले कहने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अब एक फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड के अंदर ये लिया गया है कि 4 जिलों में कुछ जगहों के नामों में परिवर्तन करने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के कुछ ब्लॉक ऐसे हैं कि जिनका नाम बदलने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून के जो मियाँवाला है उसका नाम बदला गया है, उसके नाम को अब रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो नाम परिवर्तन है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से करने की घोषणा की गई है। लेकिन वही देखिएगा कि इसका विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यदि उत्तराखंड की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो वो ये नाम ना बदल कर उत्तराखंड के अंदर विकास करे, तब कुछ तस्वीर उत्तराखंड की बदल सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज कसने भी शुरू हो चुके हैं। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी दी है कि उन्होंने जो 4 जिले हैं उसमें 17 जगहों के नाम परिवर्तन करने का फैसला लिया है और वो परिवर्तन किया जाएगा। और उनका साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो फैसला लिया गया है वो जन भावनाओं को देखते हुए लिया गया है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति के है या देश की संस्कृति है या कहा जाए कि जो तमाम तरह की जो विरासत है वो युवाओं को पता लगे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस विरोध के बाद, जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, इसके बाद किस तरह का रुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहता है। क्या इन नामों में परिवर्तन संभव है या फिर अन्य कुछ और निकलकर सामने आता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए उत्तराखंड के अंदर भी नाम परिवर्तन करने का काम किया है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध ई रिक्शा और अवैध ऑटो टेम्पो को लेकर अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। कहीं न कहीं लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने इस अभियान का आगाज़ कर दिया है और आज हजरतगंज चौराहे पर अभियान को संपूर्ण रूप से चलाया गया, जिसमें तमाम ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा के ऊपर कार्रवाई की गई और तमाम जो अवैध ई रिक्शे और ऑटो रिक्शे चल रहे थे उनके खिलाफ कहीं न कहीं प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों हुई घटना को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि जो भी अवैध ई रिक्शा या ऑटो चालक हैं उनके खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जाए। तो अब कमिश्नरेट की लखनऊ पुलिस ने अभियान चलाया है और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अवैध ऑटो रिक्शा कार्रवाई की जद में आए हैं। ये भी माना जा रहा है कि अभी भी अभियान को संपूर्ण रूप से चलाने के लिए इसको और गति दी जाएगी और लगातार जो राजधानी लखनऊ के कई रूटों पर अवैध ई रिक्शा और टेम्पो संचालन हो रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी। कई बार ये भी देखा गया कि इनकी वजह से यातायात व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। अब एक बार फिर ट्रैफिक और कई विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए एक महाअभियान चलाने की बात कही गई है। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सख्ती दिखाई थी और कहा था कि अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ एक महाअभियान चलाया जाए, अब अभी इस अभियान का कितना कुछ असर देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब अवैध रिक्शा और ऑटो का संचालन करना थोड़ा कठिन जरूर होगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर निकल करके आई है। नोएडा के कनॉट पैलेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 में स्थित कृष्णा बिल्डिंग है जो 8 मंजिला बनी हुई है, उसके फर्स्ट फ्लोर में आज दोपहर अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। जिसके बाद जो 5 लोग थे ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगा दी, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जो 100 लोग अंदर फंसे हुए थे जो काम कर रहे थे, उनको दमकल कर्मियों ने जो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि दमकल कर्मियों को जो वहां स्थानीय लोग थे उन्होंने सूचना दी, जिसके बाद 4 मिनट बाद ही दमकल की पहली गाड़ी वहां पर पहुंच गई थी, जिसके बाद 14 अन्य गाड़ी वहां पर पहुंच गई और करीब 15 मिनट तक जो दमकल कर्मी है उन्होंने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू में सभी जो लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि हादसा इतना जबरदस्त था कि जो आसपास के लोग थे वो भी वहां से अपनी दुकानों को बंद कर भागते हुए नजर आए। इस पूरे मामले को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है और हालांकि इस पूरे मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए जो वहां के डीसीपी हैं राम बदन सिंह, वो भी पूरे डटे हुए हैं और जो घायल लोग थे उनको उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया था। लेकिन समय रहते अगर दमकल कर्मी इस आग पर काबू नहीं पाते तो जो आसपास की दुकानें थी वहां तक भी ये आग पहुंच सकती थी और ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए जो नोएडा पुलिस है, जो दमकल कर्मी हैं वो डटे हुए हैं और जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं और जो सुरक्षित लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाल गया है। हालांकि इसमें आग जो लगने का कारण है वो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नोएडा से JK24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। 7 साल पुराने रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में आज मोहाली की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला देते हुए ईसाइयों के धर्मगुरु पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है और उनको आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी जेल के अंदर बितानी होगी। आपको बता दें कि ये मामला जीरकपुर थाने के अंदर दर्ज हुआ था और पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक महिला को विदेश भेजने का झांसा देकर उनके साथ रेप किया और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनको लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। इस पूरे मामले को लेकर मोहाली जिला की पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। लेकिन आज 7 साल बाद पीड़िता को पूरी तरीके से इंसाफ मिल गया है। आज जिला अदालत के अंदर जब सजा का ऐलान हो रहा था, जब सजा पर बहस हो रही थी, तब पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कई बार कोर्ट को दलीलें दी गई, उनके सामने गिड़गिड़ाया गया, माफ़ी मांगी गई और अपने परिवार की दशा और अपनी सेहत का हवाला कोर्ट के सामने दिया गया। लेकिन सेशन जज ने सुनवाई के दौरान पास्टर बजिंदर सिंह की एक भी दलील को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये फैसला बाकी लोगों के लिए भी एक सबक होगा, क्योंकि एक धर्मगुरु होने के नाते इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इस पर हमें कड़ा एक्शन लेना होगा, इस पर कड़ी सजा देनी होगी। यही कारण था कि दलीलों के बावजूद आज जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। उधर जो पीड़िता के वकील थे उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि जाहिर की है और उन्होंने कहा कि अदालत पर उनको पूरा भरोसा था, लेकिन पुलिस प्रशासन और एडवोकेट की बदौलत आज उनको 7 साल बाद इंसाफ मिल सका है। आपको बता दें कि पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर एक और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है और उन पर आने वाले समय में एक और सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस फैसले में अब उनको आखिरी सांस तक जेल के अंदर रहना होगा। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। आज सिटी रिपोर्टर में लखनऊ से एक अहम खबर ये है कि ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी 20 से 28 ज़िले रह गए थे उनके भी ज़िला अध्यक्षों की सूची आज ही कल में आने वाली है। ये जो फाइनलाइज सूची हो जाएगी उसके बाद ज़िला अध्यक्ष की जब सूची आने के बाद उमूमन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे उनका भी नाम आ जाएगा, उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत से नेता ये चाहते हैं कि दलित प्रदेश अध्यक्ष हो जाए ताकि उनके दलित वोट बैंक
अवध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत है। लिहाजा 2027 की विधानसभा में इसी कार्ड को भुनाया जाए और विधानसभा का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो उनका ख्वाब पूरा हो सके। ओबीसी भी चेहरे की बात हो रही है, उसमें यह है कि ओबीसी चेहरे भी सामने हैं। बहुत से नेता ये चाहते हैं कि ओबीसी का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, मगर एक अहम खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं योगी आदित्यनाथ के। उनको प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि इससे पूर्व में भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी लोगों में उनका शुमार है। वहीं दूसरा नाम अगर स्वर्ण समाज में कोई बनेगा तो ब्राह्मण चेहरा डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो राज्यसभा वर्तमान में सांसद हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। मगर अभी आप देखिए कि इनका नाम होता है, क्योंकि जिन नामों की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन पाते। अचानक कोई नया नाम आ जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 जो पीडीएफ फार्मूला अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं, क्या उसी फार्मूले पे भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है वर्कआउट करके, और देखना चाहती है कि इसका कितना असर होता है। और ख़ासतौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ, उसी रास्ते भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है और कहीं ना कहीं जाति समीकरण के एतबार से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ चेकी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज विशिष्ट संचारी रोग अभियान की शुरुआत कर दी है। विशिष्ट संचारी रोग अभियान की शुरुआत खासकर क्षय रोग, टीवी, इस तरीके के तमाम वो रोग जिससे आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। तमाम पीड़ित विभागों में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, दवाइयों का इंतज़ार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों के महंगे होने के कारण पीड़ितों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में अब खासकर विशिष्ट संचारी रोग अभियान के अंतर्गत जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों को आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो लोगों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ विशिष्ट संचारी रोग अभियान के तहत जगह जगह सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष तौर पे कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर अनुभवी डॉक्टरों को विशेष कैंप में बैठने की अनुमति होगी। साफ तौर पे ये बड़ा अभियान है, विशिष्ट संचारी रोग अभियान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। एक बार फिर से चूँकि गर्मी और सर्द का मौसम लगभग आ चुका है, जो मार्च का एंडिंग है और अप्रैल की टिमटिमाती धूप है, जिसके कारण तमाम तरीके के संचारी रोग, क्षय रोग, चर्म रोग, टीबी, इस तरीके के तमाम रोग उत्पन्न होते हैं और उन सभी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है। बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, स्वास्थ्य मंत्री की, तो वो लगातार इस ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और विशिष्ट संचारी रोग अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के उन लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं जो लोग डायरेक्टली अस्पताल नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण तमाम ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी मौत हो जाती है इन रोगों से पीड़ित होने के कारण। इसलिए इस रोग के तहत विशिष्ट संचारी रोग अभियान की शुरुआत की गई है। हर साल की तरह ये विशिष्ट संचारी रोग अभियान 15 दिन के करीब चलाया जाएगा, जो जनपद और ज़िले के स्थान पर मंडल वाइज लगातार डॉक्टर और सीएमओ की टीम तैयार की जाएगी, जो घर घर जाकर के इस तरह के रोगियों के बारे में जानकारी लेंगे और यदि इस तरह के जो रोगी हैं वो मिलते हैं तो उनको तत्काल रूप से सेवा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें दवाइयों के अतिरिक्त यदि जो समस्या होगी वो अधिक जटिल होगी, अधिक बड़ी होगी, तो उनको तत्काल रूप से अस्पताल में व्यवस्थित तौर पे अस्पताल में बेड दिलाने का काम भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पहुँचे आईजीपी और उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया विशिष्ट संचारी रोग अभियान का। इस विशिष्ट संचारी रोग अभियान के अंतर्गत उन सभी लोगों की मदद की जाएगी सरकार की ओर से जो किसी भी अक्षम रोग से या किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो लगातार बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में या लोगों को कहीं ना कहीं मरने की वजह बन जाता है, और इस तरीके के रोगों पर किस तरीके से रोक लगाई जाएगी। विशिष्ट संचारी रोग अभियान के तहत डॉक्टरों की टीम घर घर पहुंचकर इस बाबत दवाइयां भी देगी और जानकारी भी लेगी, जिसका डाटा उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आखिरकार सिद्धरामैया सरकार ने दूध और दही पर 4 रुपये फी लीटर बढ़ा दिया।
और साथ ही साथ कर्नाटक की जनता को और एक झटका लगा, जो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी फी यूनिट पर 26 पैसे और मिनिमम चार्ज 20 रुपये बढ़ाकर कर्नाटक की जनता को और बोझ बना दिया है। आखिरकार सिद्धरामैया सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि महंगाई के दौर में जूझ रहे लोग और महंगाई बढ़ गई। अपोजिशन लीडर आर अशोक और अश्वत्थ नारायण ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाकर सिद्धरामैया सरकार पर आरोप लगाया था कि सिद्धरामैया सरकार तब से बनी है, सिद्धरामैया सरकार कर्नाटका में तब से बनी है 9 मरतबा दूध के रेट बढ़ा चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी रेट बढ़ गया है। अब कर्नाटका की जनता, अब इस पर क्या इफेक्ट होता है आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और साथ ही साथ कर्नाटका में 4 व्हीलर यानी कि कार पर भी सेस को बढ़ा दिया है और टूल गेट पर भी यहाँ पर 5% इजाफा किया गया है। सफ़र करने वाले जो लोग हैं, कार रखते हैं, 4 व्हीलर 6 व्हीलर, वैसे लोगों के लिए भी ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि टूल पास होने से पहले फास्टैग में अमाउंट रहना ज़रूरी है। और एक नया कानून भी बहुत जल्द लागू होने वाला है, क्योंकि नितिन गडकरी जो मरकज़ी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द फास्टैग से नहीं बल्कि अब जो कार ओनर है उनके अकाउंट से डिबेट होने की उम्मीद बताई है। अब ये देखना होगा कि कर्नाटका में आखिरकार अवाम इस पर क्या रिएक्शन देती है, आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलुरु। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाले दिनों की जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि 14 अप्रैल को हरियाणा की भूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 14 तारीख को पिछले लंबे समय से हिसार में बन रहे एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से वहां पर जो सेवाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। इसी दौरान वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में जो है 800 थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे, जिसके बाद से वहां पर बिजली जो आपूर्ति थी, जो किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसका भी जो है समाधान करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर पहुंचेंगे और वहां पर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जो हिसार में बन रहे अग्रसेन जो हवाई अड्डा है उसका वहां पर जो है शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी भी सरकार की ओर से पिछले दिनों ही पूरी कर ली गई थी और उसको वहां पर फ्लाइटें उड़ाने की परमिशन जो मिलनी थी वो भी परमिशन हिसार एयरपोर्ट को मिल चुकी हैं। अब इसके बाद शुभारंभ होगा और उसके बाद से वहां पर जयपुर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अलग अलग राज्यों की फ़्लाइटें आसानी से वहां से ली जा सकती हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस फ्लाइट वहां से उड़ने के साथ साथ हरियाणा में नए ऊर्जा के जो आयाम हैं वो देखने को मिलेंगे और आसपास जो इंडस्ट्री हैं उसको हब बनाने का काम सरकार करने जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 72,000 करोड़ का ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे आने वाले समय में आसपास के किसानों को बिजली देने का भी काम किया जाएगा। ऐसे में हरियाणा सरकार अब लगातार जो आगे बढ़ने का काम कर रही है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी की ओर से सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की भी जानकारी दी गई और 14 अप्रैल को होने वाले हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की भी पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब कार्यक्रम होगा तो क्या क्या और जी सुविधाएं हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले होंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना में आज से ऑटो एवं इको रिक्शा वाले को स्कूली बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान ने आज एक निर्देश लागू किया है। आज मतलब यानी कि 1 अप्रैल मंगलवार से ये पूरे राजधानी पटना में लागू किया गया है कि ऑटो वाले एवं
इको रिक्शा वाले स्कूली बच्चों को न स्कूल ले जाएंगे न स्कूल से वापस घर लाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे असुरक्षित नहीं है, हमेशा दुर्घटना होती रहती है, बच्चे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से 3 सीटर ऑटो पे 8 से 10 बच्चे को ठूस कर उसमें स्कूल ले जाया जाता है, जिससे जिस बच्चे को परेशानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं अभिभावकों को भी उसमें परेशानी होती है। उन्होंने कहा आज राजधानी पटना के मुख्य चौक चौराहों पर गांधी मैदान, आयकर गोलंबर, बोरिंग रोड एवं दीघा चौक पे सभी जगह अतिरिक्त यातायात पुलिस बल को तैनात किया गया है, ये देखने के लिए कि कौन से ऑटो वाले इको रिक्शा वाले अपने ऑटो पर स्कूली बच्चों को बैठाए हुए हैं। पूरी तरह से आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है स्कूली बच्चों को ऑटो एवं इको रिक्शा में बैठाने के लिए। अपराजिता लोहान ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए अलग से पीले कलर के गाड़ी को किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे जाएंगे और उस गाड़ी में सभी सुविधा से लेस वो गाड़ी रहेगा। उस खिड़की पे लोहे के जाली रहेंगे जिसमें गाड़ी पे हवा आते रहे, बच्चे को किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े एवं चिकित्सक सामग्री उस गाड़ी पे रहे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऑटो इको रिक्शा में गली चौराहों से लेकर सभी मोहल्लों तक ऑटो रिक्शा जा रहे थे, अब बच्चे को जो उसमें ठूस के लिया जा रहा था, ये गलत है। इसको लेकर आज ऑटो यूनियन ने ऐलान किया है कि राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे कल उन लोग पूरे दिन धरना एवं प्रदर्शन करेंगे एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।